हे गाइस एंड वेलकम टू फिल्लर फॉर्म और आपका स्वागत है हमारे चैनल में। वी आर लाइव नाउ। तो एक बार प्लीज सभी लोग से विनती है, कृपया कमेंट बॉक्स में कंफर्म कीजिए कि आवाज सुनाई दे रही है, वॉइस क्लियर आ रही है सभी को। वॉइस क्लियर है? सभी को गुड इवनिंग। वॉइस क्लियर आ रही है सभी को? आवाज आ रही है? प्लीज एक बार कंफर्म कर दीजिए। और आज ये हमारी सेकंड क्लास है हायर एजुकेशन की। हायर एजुकेशन आपके फर्स्ट पेपर का 10वीं यूनिट का टॉपिक है। तो दोस्तों, जिन्होंने अभी तक हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है, आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। साथ में आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। दोनों में से एक ज्वाइन कर लीजिए, जहां पर आपको दोस्तों कोई भी अपडेट होता है वो आपको देखने को मिल जाता है। और दोस्तों, ये जो क्लास है आपकी ये हिंदी और इंग्लिश मीडियम में है। तो ये आपके एमपी सेट, राजस्थान सेट, वहीं ऑल सेट एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगी। वहीं अगर आप लोग फरवरी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो या जून एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो तो ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये क्लास आपके हर एग्जाम में, या क्या वो सेट एग्जाम हो या वो नेट एग्जाम हो, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। दोस्तों 9 बजे आपकी चलती है ऊषा मैम की क्लास, जहां पर आपके पीवाईक्यू और एमसीक्यू की क्लास होती है। वहीं 10 बजे होती है आपकी ऊषा मैम की क्लास फर्स्ट पेपर की। वहीं 11 बजे होती है चंद्रशेखर सर की क्लास, जहां पर मैथ और डीआई होता है। वहीं 9 बजे होती है आपकी फर्स्ट पेपर की थ्योरी क्लासेस। गुड इवनिंग सभी को। एक बार सभी लोग जल्दी से ज्वाइन करो यार, जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है, और लाइक दिस वीडियो, और एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए। यस। और दोस्तों रोजाना 12 बजे आपकी क्यूज स्टार्ट होती है। ठीक है, रोजाना 12 बजे आपकी क्यूज होती है, जिसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हो वेबसाइट पे से। ठीक है, जो आपकी क्यूज है ना, ये रोजाना 12 बजे होती है फर्स्ट पेपर की। और दोस्तों हमारा जो क्रेश कोर्स है भैया, काफी लोग पूछ रहे क्रेश कोर्स के बारे में, तो मैं आपको बता दूं क्रेश कोर्स की दोस्तों जो बुकिंग होगी, प्री बुकिंग, वो 5 फरवरी से स्टार्ट होगी। मात्र 200 सीटों पे ही बुकिंग होगी। 200 बच्चे ही हम लोग लेंगे क्रेश कोर्स के लिए, जिसकी मैंने मिनिमम प्राइस रखी है 249 में कोर्स लिया जाएगा, जहां पर आपको सारा फर्स्ट पेपर का कंटेंट मिलेगा फरवरी एग्जाम के लिए। तो क्रेश कोर्स करना मतलब होता है दोस्तों एग्जाम को क्रैक करना। नेटवर्क सबसे ये, तो आप लोग जो क्रेश कोर्स होगा 6 तारीख से स्टार्ट होगा, बस 5 तारीख को इसकी प्री बुकिंग स्टार्ट हो जाएगी गाइस। चलिए, तो आज हम दोस्तों बात करेंगे हायर एजुकेशन के बारे में। तो ऑलमोस्ट जो हायर एजुकेशन था हमारा दोस्तों, उसका फर्स्ट क्लास हो गया है। जिन्होंने फर्स्ट क्लास नहीं देखी तो वो प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। और आज हम लोग सेकंड क्लास को स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट जो क्लास हुई थी दोस्तों, उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि भारत आजाद नहीं होने से पहले हमारी एजुकेशन सिस्टम क्या था, एजुकेशन कहां से आया, ये सब चीजों के बारे में हम लोगों ने कवर किया था। तो चलिए आज हम लोग सेकंड स्टार्ट करते हैं, सेकंड क्लास। तो एक बार सभी लोग लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में, वी वांट जेआरएफ। एक बार प्लीज सभी लोग लिख दीजिए, वी वांट जेआरएफ गाइस, फास्टली सभी लोग। और भैया एग्जाम काफी करीब है, तो भाई मतलब अब तैयार हो जाओ अब बस। ठीक है, अब ऐलान जंग है, अब आर और पार की यहाँ पर। हाँ, कल क्लास नहीं हो पाई थी यार, कुछ इशू के कारण। कल क्लास में आया तो था मैं, बट हो नहीं पाई थी ना, कुछ इशू आ गया था। चलिए सभी लोग एक बार लिखिए। चलिए, तो दोस्तों भारत आजाद होने के बाद यहाँ पर कुछ कमीशन बनाए जाते हैं। कमीशन को बोलते हैं हम लोग आयोग। ठीक है, तो कुछ कमीशन बनाए जाते हैं, जिसके अंदर 4 फेमस कमीशन है। भारत आजाद हो गया था 1947, जिसके बाद दोस्तों हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है वो भारत गवर्नमेंट मतलब इंडियन गवर्नमेंट के हाथ में आ गया था। 1947 से पहले हमारे हाथ में कुछ भी नहीं था एजुकेशन सिस्टम, पर जैसे भारत आजाद हुआ
सारा एजुकेशन सिस्टम हमारे हाथों आ गया था, जिसकी शुरुआत होती है राधा कृष्ण कमीशन जो आता है 1948 के अंदर। राधा कृष्ण जो कमीशन है वो 1948 को आता है, जिसके बाद मुरारिया कमीशन 1952, दुर्गाबाई देशमुख कमीशन 1958, वहीं कोठारी कमीशन 1964। तो ये 4 कमीशन मेजर माने जाते हैं दोस्तों। ये कमीशन की बात कर रहा हूं मैं, आयोग की बात कर रहा हूं मैं, अभी हम लोग अभी पॉलिसी की बात नहीं कर रहे, ठीक है। पॉलिसी भी 3 है, 1968, 1986 और 2020। तो अभी इन पे ध्यान नहीं देना है, अभी हम लोग स्टेप बाय स्टेप करेंगे। तो पहले हम लोग बात करते हैं डॉक्टर राधा कृष्ण कमीशन, जिनका दूसरा नाम है भाई पहला नाम तो क्या हो गया, डॉक्टर राधा कृष्ण कमीशन। दूसरा नाम क्या है, द यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन। आपको पता होगा कि सबके 2 नाम होते हैं भैया, होता है ना, किसी का सोनू होता है, किसी का मोनू होता है, किसी का टोनू होता है, तो 2 नाम होते हैं। तो ऐसे ही इनके 2 नाम है इस कमीशन के, डॉक्टर राधा कृष्ण कमीशन, दूसरा है द यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन। अभी दोनों कमीशन कब आए थे, 1948 के अंदर दोस्तों। ये दोनों जो कमीशन है कब आए थे, 1948 के अंदर आए थे। अब आपको अगर एग्जाम में पूछा जाए कि भैया बताओ 1948 के अंदर कौन सा कमीशन आया था, अगर चारों ऑप्शन में से मान के चलो डॉक्टर राधा कृष्ण कमीशन नहीं है और द यूनिवर्सिटी कमीशन है, तो भाई यही राइट आंसर होगा, ठीक है। एग्जामर जो है भैया, जो एनटीए है वो आपको घुमा सकता है, एनटीए जो है ना आपको वो घुमाएगा आपको, क्योंकि यार आप लोग पीजी करके आए तो आपको छोटी मोटी तो एग्जाम नहीं है, तो भाई 5 का पेपर तो हो नहीं रहा कि सीधा सीधा पूछेगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। आपको थोड़ा पेपर घुमा के गोल गोल जलेबी की तरह पूछा जा सकता है। अब जलेबी मिली है तो खानी पड़ेगी। तो एक बार सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए डॉक्टर राधाकृष्ण कमीशन, द यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, ये दोनों 1948 में आए हैं। चलिए अब देखो दोस्तों, जो राधा कृष्ण जो कमीशन था ये कब आया था, 1948 के अंदर आया था, जिसके अंदर दोस्तों शारीरिक क्रियाओं पे ध्यान दिया की बात की गई थी, मतलब बल, शारीरिक, जिसको हम लोग फिजिकल एजुकेशन कहते हैं। क्यों कि दोस्तों उस समय हमें आर्मी की नीड थी यार, जब भारत आजादी हुआ था और उस समय हमारे पास आर्मी नहीं थी, आर्मी मतलब सेना नहीं थी। अब सेना हमें लेनी थी, तो सेना के लिए दोस्तों ये एजुकेशन बनाया गया कि भैया आर्मी की भर्ती करो। तो सामूहिक क्रिया और बल पे ध्यान दिया जाने लगा। आयोग ने इस बात पर विशेष जोर किया कि माध्यमिक जो स्तर की जो होती है ना एग्जाम, उसमें भौतिक, ठीक है, केमिस्ट्री, फिजिक्स, साइंस भी ऐड किया, साथ में फिजिकल एजुकेशन भी ऐड किया। क्योंकि दोस्तों इनका मानना था कि अगर इंडिया को ग्रो करना है तो साइंस में और बल मतलब और फिजिकल में दोनों में आगे लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि अगर भारत में अच्छी आर्मी नहीं होगी तो हम लोग किसी के साथ भी फाइट नहीं कर पाएंगे। और जब भारत आजाद हुआ तो पाकिस्तान भी हमसे अलग हो गया था, ठीक है। माना ये जाता है कि पाकिस्तान के पास एक अच्छी पावरफुल सेना थी उस टाइम पे हमसे ज्यादा। 1947 की मैं बात कर रहा हूँ, ये बिल्कुल फैक्ट कोई नहीं बताएगा आपको। बट हम लोग ने दोस्तों कुछ ही 6-7 महीनों में हमने हमारी आर्मी बना ली, ठीक है। क्योंकि दोस्तों पाकिस्तान का देखो, इंडियन क्या होता है, इंडियन बिल्कुल शांत स्वभाव के आदमी थे, हाँ भाई कोई बोला तो मान लिया, ठीक है। तो वो चीजें चलो छोड़ो, हम लोग राजनीतिक मुद्दों पे नहीं जाएंगे दोस्तों। इसमें यह भी था कि आपका जो एजुकेशन होगा, जो प्री एजुकेशन होगा, ठीक है, जो प्री यूनिवर्सिटी होगा वो 12 साल का माना जाएगा। अब प्री यूनिवर्सिटी क्या है, यूनिवर्सिटी होता है दोस्तों आपका कॉलेज, और प्री मतलब से पहले, मतलब फर्स्ट क्लास से लेकर 12th तक आपका 12 साल का होगा, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों एक और ये भी बात बोली गई थी कि आपका जो कॉलेज होगा वो 3 साल का होगा। कितने साल का होगा कॉलेज, 3 साल का होगा। तो ये सारी बातें 1948 के अंदर ही भैया फाइनल हो गई थी, जिसको हम लोग 2020 तक फॉलो करते आए। फिर लोग कहते भारत पीछे क्यों रहता है, भाई देखो हमारा एजुकेशन ही अपडेट नहीं हुआ अभी तक, तो ठीक है। यहाँ पर ये भी दिया गया कि जो एग्जामर होगा दोस्तों 180 दिन का होना चाहिए, जिसको हम लोग 6 सेमेस्टर भी बोलते हैं, ठीक है। सेमेस्टर क्या होता है, 180 दिन का तो होता है ना। तो ये सब कुछ इसके अंदर बताया गया था, किसके अंदर, डॉक्टर राधाकृष्ण कमीशन के अंदर, ठीक है। ये सब किसके अंदर ये बताया गया था, डॉक्टर राधाकृष्ण कमीशन के अंदर की सारी बातें मैं आपको बता रहा हूं। अब अगली बात करते हैं दोस्तों, अगला कमीशन है हमारा सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, मुरारी कमीशन। अब ये दोनों जो कमीशन है दोस्तों, इनके भी 2 नाम है भाई, जैसे उसके 2 नाम थे ना, इसके भी 2 नाम है, टोनू मोनू। तो इसको दोस्तों जो मुरारी कमीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन बोला जाता है।
ठीक है। अब देखो दोनों एक जैसा ही है, दोनों क्या है, सिमिलर ही होते ही है। अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाए कि सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन के बारे में बताओ या मुरारी कमीशन के बारे में बताओ, दोनों सिमिलर ही है। नहीं, जिन्होंने कोर्स ले लिया है उनको दोबारा पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्रैश कोर्स के अंदर। अब देखो दोस्तों, इसके अंदर क्या आता है, ये आता है 1952 के अंदर। जो आपका सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन कब आता है, 1952 के अंदर आता है, जिसके अंदर एमसीक्यू की बात की जाती है। जो आपका एमसीक्यू एग्जाम पैटर्न होता है ना, उसकी बात यहाँ पर की जाती है। और दोस्तों यहाँ पर ये बोला जाता है कि आपके एग्जाम पैटर्न में आपकी सब्जेक्ट के अंदर मैथ, जनरल नॉलेज, आर्ट, ऐसे कुछ सब्जेक्ट जिसको हम लोग कोर सब्जेक्ट बोलते हैं वो भी ऐड की जाए। तो यहाँ पर एक और एजुकेशन में नया चैप्टर ऐड होता है कि आपका कोर सब्जेक्ट पे भी ध्यान दिया जाए। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। तो दो कमीशन हम लोगों ने अभी तक पढ़े हैं, वो आपको याद होना चाहिए। पहला कमीशन हम लोगों ने पढ़ा डॉक्टर राधाकृष्ण कमीशन 48, दूसरा है मुरारी कमीशन 52, मतलब 48 और 52, मतलब 4 साल का गैप। क्योंकि भारत जब आईपीएल होता है ना दोस्तों, जब वर्ल्ड कप होता है तो 4 साल का गैप आता है ना। वर्ल्ड कप भी तो हर 4 साल में होता है ना, तो ये भी ऐसे 4 साल में, तो ऐसे याद आप लोग कर सकते हो। ठीक है, तो वर्ल्ड कप भी देखो 1948, 1952, तो 4 साल का गैप है, तो 4 साल में भी तो वर्ल्ड कप होता है ना, तो ऐसे याद आप लोग को रखना है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों अगला आता है श्री के एल श्रीमाल कमीशन। दोस्तों ये जो कमीशन था ये काफी इंपॉर्टेंट था। यहाँ पर दोस्तों क्या हुआ कि गांव में जाके एजुकेशन पे फोकस किया जाने लगा। इनका ये मानना था, भाई देखो यार, एक चीज जो ये बोल रहे हैं इंग्लिश में पढ़ाओ, अगर आपको इतनी भी हिंदी समझ में नहीं आती जो मैं बोल रहा हूँ ना भाई, तो आपका पढ़ना ही बेकार है। हमारी देखो एक चीज है, मैं जो बोल रहा हूँ दोनों मीडियम में, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। मैं शुद्ध हिंदी तो बोल भी नहीं सकता, तो ये जो मैं लैंग्वेज यूज कर रहा हूँ ना, ये बिल्कुल एक अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज है यार गाइस। ठीक है, अगर आपको इससे भी प्रॉब्लम है ना, तो भैया फिर आपका पढ़ना बेकार है। क्योंकि अगर आप पढ़ के भी जैसे इंग्लिश आईआईटी में भी अगर पढ़ाने चले जाओगे, इंडिया का सबसे बड़ा कॉलेज आईआईटी है, वहां पर भी हिंदी बोली जाती है, वहां पर हिंदी में एक बार समझाया जाता है, तो ये आपके लिए बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी गाइस। ठीक है, अब यहाँ पर क्या आता है, यहाँ पर दोस्तों विलेजों में, मतलब गांव में एजुकेशन में फोकस किया जाने लगा। इनका मानना था कि हमारी जो, क्योंकि उस टाइम पे दोस्तों 70% जो हमारी आबादी थी वो गांव में थी, और अगर गांव को भी हमें विकास करना है, जब भी हमारा इंडिया का विकास होगा। ठीक है, चलिए इसके बाद दोस्तों 1958 आता है भैया, भारत कुछ सालों के बाद, मतलब 10 साल होते हैं आजाद हुए। उसके बाद श्रीमती दुर्गाबाई देशमुख, श्रीमती दुर्गाबाई देशमुख कमेटी स्टार्ट होती है। कब आती है, 1958। दोस्तों इनका मानना था, दुर्गाबाई का मानना था कि जो लेडीज है, जो महिला है हमारी, जो वुमन है हमारी, उनको भी स्टडी की तरफ, एजुकेशन की तरफ ध्यान देना चाहिए। उनका मानना था कि अगर हमें इंडिया को ग्रो कराना है तो दोनों को मिलकर ग्रो कराना होगा, और यही बात ये कमेटी में बोलती है। क्योंकि दोस्तों उस टाइम पे इंडिया में लेडीजों को पढ़ाना, मतलब मान के चलो भैया बिल्कुल ही अलग था। ठीक है, अभी भी है, अभी भी लोगों की क्या सोच है कि हाँ भाई 10वीं पढ़ ली, चलो शादी कर दो। ठीक है, हर जगह नहीं होता। देखो एक चीज ध्यान रखना, 5 उंगलियां समान नहीं होती है। अभी भी काफी जगह तो 5 ही पास करके भी शादी मतलब कराई जाती है। गांव में तो खेती, इन चीजों में भी ज्यादा फोकस किया जाता है। कुछ ही घर ऐसे होते हैं जो चीजों को समझते हैं, अंडरस्टैंडिंग करते हैं। अगर मैं बात करूं जहां से मैं बिलोंग करता हूं, आई एम फ्रॉम सवाईमाधोपुर। सवाईमाधोपुर एक गाँव है काफी, तो हम लोग एक बार गए हुए थे, किसी फंक्शन में गए हुए थे। ठीक है, तो वहां पर मैंने देखा कि उस स्कूल में 9th क्लास का जो सीट थी, उसके अंदर एक भी गर्ल्स का नाम नहीं था, एक भी गर्ल्स का नाम नहीं था। इसका मतलब था कि भैया कि 9th क्लास में एक भी गर्ल्स नहीं है। अब ऐसा तो हो ही नहीं सकता, एक भी गर्ल्स नहीं हो सकती। मैंने 10वीं का चेक किया, उसमें भी नहीं थी। इसका मतलब दोस्तों हम 8वीं तक ही बच्चों को पढ़ाया जाता है, 9वीं के बाद उनका एडमिशन नहीं था। ये भी 2-3 सालों की बात है। ठीक है, तो ये एक फैक्ट है। देखो हम लोग ये नहीं बोल सकते कि भारत आजाद हुए हम लोग ग्रो कर रहे हैं, हम लोग ग्रो कर रहे हैं, बट हम लोग ग्रो नहीं कर रहे हैं। हम लोग ऊपर से ग्रो कर रहे हैं, बट हमारा नीचे का बेसमेंट आज भी भैया वही है जो पहले था। आज भी अगर एक भिखारी को भीख देने से पहले लोग सोचते हैं, पहले भी सोचते थे। आज बार इंडिया में गर्ल्सों को उसी नजर से देखा जाता है जैसे पहले देखा जाता था। तो एवरीथिंग नॉट चेंज यार। मुझे तो एक डाउनवर्ड में चेंजेस देखने को नहीं मिले।
ठीक है, वो डाउनवर्ड जो भी था वो आज का वो का वही है, कोई भी सिमिलर चेंज मुझे देखने को नहीं मिला। ठीक है, चलिए अब दोस्तों जो वुमेन एजुकेशन के बारे में थोड़े फैक्ट याद रखने हैं। वुमेन जो एक्ट था दोस्तों, जो नेशनल वुमेन एजुकेशन जो कमेटी है दोस्तों 1959 में आती है, और कौन लाता है? श्रीमती दुर्गाबाई देशमुख। नेशनल, एक बार प्लीज सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए, नेशनल वुमेन एजुकेशन जो कमेटी है 1959 में, वो कौन लाता है? श्रीमती दुर्गाबाई देशमुख। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया। ये आपको याद रखना है। हंसा मेहता कमेटी ये कब आती है? 1961 में। तो ये दोनों जो कमेटी ही लेडीज के लिए काफी इंपॉर्टेंट थी, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये चीजें याद आपको रखनी है, दोनों को आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया, वेरी गुड। चलिए इसके बाद दोस्तों और भी कमीशन आते हैं, लाइक जैसे केजी जो कमेटी आती है वो 1960 में आता है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आप लोगों ने यूनिफॉर्म के बारे में सुना होगा। हम लोग कॉलेजों में हो या स्कूल में हो, यूनिफॉर्म एक लिमिट होती है कि यार यूनिफॉर्म तो पहनना ही होगा आपको। ठीक है, तो आपने कभी सोचा है, कभी रिसर्च किया है, कभी मतलब फाइंड आउट किया है क्या कि ये जो यूनिफॉर्म की बात किसने स्टार्ट किया, यूनिफॉर्म किसने बनाया? दोस्तों इसके बारे में आपको कहानी सुनाता हूं। बात है 1961 के अंदर, जहां पर यूपी के मुख्यमंत्री डॉक्टर संपूर्ण आनंद, यूपी के सीएम साहब संपूर्ण आनंद दोस्तों एक कमेटी लाते हैं, जिसके अंदर इनका मानना था कि हर एक स्कूल, हर एक एजुकेशन डिपार्टमेंट में एक ही यूनिफॉर्म होनी चाहिए, सभी का समानता का अधिकार होना चाहिए, एक ही यूनिफॉर्म हो। एक कोड इन्होंने बना दिया कि अगर आपको स्कूल या कॉलेज में आना है तो आपको एक कोड फॉलो करना पड़ेगा, आपको ये यूनिफॉर्म पहन के आनी पड़ेगी। तो इन्होंने क्या किया, एक अभियान चला दिया, एक बिल्कुल फॉलो चला दिया कि भाई ये करना तो करना ही पड़ेगा आपको, इसके अलावा आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। तो ये जो यूनिफॉर्म का अभियान किसने चलाया था दोस्तों? ये चलाया था डॉक्टर संपूर्ण आनंद कमेटी 1961 के अंदर, और ये यूपी के 2 बार सीएम भी रह चुके हैं। ठीक है, ये यूपी के 2 बार सीएम रह चुके हैं, और ये कमेटी कब बनी थी? 1961 के अंदर। ये भी आपको याद रखना है गाइज। और भैया प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए सभी लोग। कमेंट बॉक्स में एक बार प्लीज कमेंट कीजिए। समझ में आ गया? यस, आगे चले तो ये 1961 की बात है भैया। इसके बाद दोस्तों हमारा भारत अच्छा ग्रो करता है, और 3 साल बाद एक कमेटी बनाई जाती है। 1964 में कमेटी बनाई जाती है, जिसके अंदर 17 मेंबर को शामिल किया जाता है। एक कमेटी बनाई जाती है 1964 में, जहां पर 17 मेंबर को शामिल किया जाता है, जिसमें 5 मेंबर इंटरनेशनल भी एड किए जाते हैं, यूके, जापान, फ्रांस, यूएसए से। और इस कमेटी का नाम होता है कोठारी कमीशन। क्या नाम होता है? कोठारी कमीशन। और ये एक शुरुआत होती है नई एजुकेशन पॉलिसी की। अभी नई एजुकेशन पॉलिसी नहीं आई, अभी तो एक कमेटी बनाई गई है। इस कमेटी को बोला है कि कुछ ऐसी पॉलिसी बनाओ जो हमारे एजुकेशन को चेंज कर सके। तो इस कमेटी के लिए 17 मेंबर की भी एक पूरी कमेटी बनाई जाती है, और जिसका नाम होता है कोठारी कमीशन। तो कोठारी कमीशन कब आता है? 1964 के अंदर। कोठारी कमीशन कब आता है? 1964 से लेकर 1966 तक, मतलब 2 साल का ये आता है। और इसके अंदर दोस्तों पूरा इंडिया का एजुकेशन सिस्टम के बारे में बताया जाता है। एजुकेशन के बारे में ये भी समझाया जाता है कि हमारे इंडिया में एजुकेशन क्या है, कैसा है, क्या बनेगा, ये सब कुछ इसके अंदर होता है। और इसके बाद ही हमारी फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी लागू होती है 1968 के अंदर। समझ में आ गई गाइस यहां तक? गाइस यहां तक समझ में आ गया? प्लीज एक बार सभी लोग मैसेज कीजिए, कंफर्म कीजिए।
यहां तक समझ में आ गया सभी को? तो दोस्तों जो हमारा कोठारी कमीशन था ये सेटअप किया जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। कोठारी कमीशन वाज फाउंड द 17 जुलाई 1964। दोस्तों इसकी जो शुरुआत होती है वो 14 जुलाई 1969 में होती है और इसको जो कोठारी कमीशन है, ठीक है, समझ में आ गया? तो ये 2 साल तक चलता है, 1964 से लेकर 1966, मतलब ये 2 साल चलता है। इस चीज को भी आपको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों हमारी फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी आती है नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1968। भाई ये याद रखना है, पहली एजुकेशन पॉलिसी कब आती है? 1968, जिसके अंदर एक फॉर्मेट बनाया जाता है 10+2+3 का। क्या फॉर्मेट बनाया जाता है? 10+2+3 का फॉर्मेट बनाया जाता है इस पॉलिसी के अंदर, मतलब कब? 1968 के अंदर। और यहाँ पर धीरे धीरे एजुकेशन में भी निवेश इन्वेस्ट किया जाने लगा। हमारा जो बजट होता है वो उस बजट का 6% हमारे एजुकेशन पे खर्च किया जाने लगा। मतलब मान के चलो हर साल एक बजट होता है, भी हमारा बजट आने वाला है फरवरी में, ठीक है। और दोस्तों कमजोर वर्गों के लिए यहाँ पर छात्रवृत्ति योजनाएं भी स्टार्ट हुई। जो कमजोर वर्ग होते हैं ना, जिनके लिए छात्रवृत्ति योजना स्टार्ट हुई। वही दोस्तों विज्ञान हो, हर जगह यहाँ पर महत्व दिया जाने लगा और 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को निःशुल्क एजुकेशन देने की शुरुआत हुई। जिनकी भी आयु 14 साल तक है उनको निःशुल्क एजुकेशन दिया जाने लगा। और दोस्तों यहाँ पर किताबें, ये सब चीजें फ्री में देने लगी, कम कॉस्ट में दिया जाने लगा। तो मतलब यहाँ पर 1968 में हमारा एजुकेशन में थोड़ा काफी बदलाव आ चुका था। तो ये भी याद आपको रखना है कि कब क्या हुआ, कब कुछ नहीं हुआ, ये सब चीजें याद रखना आपके लिए जरूरी है गाइस, ठीक है। अब दोस्तों आप लोग पूछोगे सर 10+2+3 का क्या होता है? तो देखिए दोस्तों 10 का मतलब होता है सेकेंडरी, इसके बाद 11th और 12th हम लोग पढ़ते जिसको हम लोग कहते हैं सीनियर सेकेंडरी, और 3 साल का आपका कॉलेज। अगर आप इनका दोस्तों योग करोगे, टोटल करोगे तो 15 साल होता है। तो मतलब आपकी जो एजुकेशन के 15 साल होते हैं, ठीक है। अब वो LKG UKG वो अलग होते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्लास से लेकर कॉलेज तक आपके 15 साल होते हैं, ये भी आपके लिए याद करना है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों हमारी जो सेकंड पॉलिसी आती है वो कब आती है? 1986 में। हमारी जो सेकंड पॉलिसी कब आती है? 1986 में आती है, जिसको हम लोग बोलते हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी एजुकेशन। ये कब आती है? 1968 में। ये सेकंड पॉलिसी है, ठीक है। इसके बाद आर्य राममूर्ति, आचार्य राममूर्ति क्या आती है दोस्तों? क्या आती है? समिति आती है। वो कब आती है? 1990 के अंदर। आचार्य राममूर्ति जो समिति है दोस्तों वो कब आती है? 1990 में आती है। और इसके अंदर 2 चीजों को मेजर फॉलो किया गया था। पहला था आपका सेमेस्टर सिस्टम और दूसरा आपका स्किल सिस्टम। क्या क्या था? सेमेस्टर सिस्टम और स्किल, जो आजकल हम लोग दोनों फोकस करते हैं। 1990 में हमारे इंडिया में आ गए थे। इनको कौन लाया? आचार्य राममूर्ति कमेटी। समझ में आ गया गाइस? तो ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। और दोस्तों हमारी जो पॉलिसी है सेकंड पॉलिसी, उसको मॉडिफाई कब किया जाता है? 1992 के अंदर। इस पॉलिसी को मॉडिफाई किया जाता है 1992 के अंदर। इसको पॉलिसी को मॉडिफाई किया जाता है। इसमें यह था कि हर एक स्कूल के अंदर करीब 3 से मिनिमम और मैक्सिमम 3 तो होने ही चाहिए। मतलब आपके जो टीचर है वो 3 तो इसमें होने ही चाहिए, ठीक है। इनका ये मानना है कि कुछ अपडेट करें। और इन्होंने ब्लैक बोर्ड स्कूल कॉम्प्लेक्स पे ध्यान दिया जाने लगा, DLM पे ध्यान दिया जाने लगा। इनका मानना था कि स्कूल की जो बिल्डिंग है वो सही होनी चाहिए, टीचर्स होने चाहिए, ये हर चीज इसके अंदर होनी चाहिए। तो ये मॉडिफाई के अंदर इनका मानना था, ठीक है। चलिए इसके बाद दोस्तों फाइनली हमारे सामने आती है न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। ये हमारे इंडिया की तीसरी पॉलिसी थी, ठीक है दोस्तों। ये हमारे इंडिया की तीसरी पॉलिसी थी। पहली कब आती है? 1968, सेकंड 1986 और तीसरी 2020। तो 3 पॉलिसी हमारे इंडिया में आ जाती है। अब जो ये दोस्तों नई एजुकेशन पॉलिसी है ये कब आती है? 29 जुलाई 2020। ये कब आती है? प्लीज एक बार सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए 29
जुलाई 2020। उनतीस जुलाई 2020। ठीक है, अब इसको लाता कौन है, क्या था, इस बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे और इसको कितना इंप्लीमेंट किया गया है वो भी हम लोग यहां पर पढ़ेंगे। देखो दोस्तों, इसको TSR सुप्रीमम लाते हैं, कब लाते हैं, 2020 के अंदर। और इस पॉलिसी को जो बनाया था वो इसरो के चेयरमैन डॉक्टर के कस्तूरी रंगन ने बनाया था। इसरो के चेयरमैन डॉक्टर कस्तूरी रंगन ने बनाया था, जिनका फॉर्मूला था 5+3+4। और ये किसको रिप्लेसमेंट करता है, 10+2+3, इसको रिप्लेसमेंट करता है। हमारा जो फॉर्मूला था ना पुराना वाला, 12वीं पास करके कॉलेज करो, इनका था दोस्तों 5-3-3-4। इनका क्या था, 5-3-3-4। समझ में आ गया। तो ये अभी चेंज हो चुका है, काफी जगह काम चल रहा है। इनका मानना है कि 2030 तक पूरे इंडिया में पॉलिसी लागू हो जानी चाहिए। मतलब आज से 7 साल में पूरे इंडिया में ये पॉलिसी लागू हो जानी चाहिए। कौन सी, नई एजुकेशन पॉलिसी 2020। समझ में आ गया। चलिए, अब दोस्तों इसके अंदर क्या था कि इसके अंदर जो आपका जो बैचलर जो डिग्री है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें एमफिल को बिल्कुल बंद कर दिया। इनका मानना था कि एमफिल अब कोर्स नहीं होगा। तो भाई जो भी सोच रहे हैं एमफिल की, वो मत करना, एमफिल का मार्केट अब नहीं है फ्यूचर में। अब दोस्तों यहाँ पर जो हमारा 4 साल का कोर्स है, ये सबसे इंपॉर्टेंट लगा। यहाँ पर और भी था कि आपको बच्चों को इंटर्नशिप करनी है, आपको 6ठी क्लास के अंदर इंटर्नशिप कराई जाएगी, आपको मतलब सिलेबस से ज्यादा बाहर की चीजें सिखाई जाएगी। बट इंपॉर्टेंट चीज सबसे ज्यादा ये है कि यहाँ पर जो हमारी जो डिग्री है कॉलेज की, उसको यहाँ पर इन्होंने काफी अच्छे से मॉडिफाई किया। कैसे किया वो समझते हैं। अगर यहाँ पर देखो, जो कोर्स है 4 साल का है, ठीक है, जो जैसे आपकी BA भी 3 साल की होती है ना, ऐसे इनका जो डिग्री होगा वो 4 साल का होगा। बट अगर आप इस कोर्स को 1 साल के अंदर ही छोड़ते हो पास करके, तो आपको क्या मिलेगा, सर्टिफिकेट मिलेगा। मान के चलो कोई BA कर रहा है और उसने देखा कि BA में मजा नहीं आ रहा, चलो मैं BA छोड़ता हूँ, पास करके देखो, पास आउट करके, तो आपको 1 साल का BA का क्या मिल जाएगा, सर्टिफिकेट मिल जाएगा कि हाँ भाई आपने BA किया हुआ है। आपको यहाँ पर फेल नहीं माना जाएगा। आजकल क्या होता है कि हाँ भाई चलो BA हो गया, छोड़ दिया आपने, तो आपको ड्रॉप माना जाता है या फेल माना जाता है। वहीं अगर आपका लगता है कि नहीं BA 2 साल हो गया या चलो अब कुछ नहीं हो रहा, तो आपको क्या मिल जाएगा, डिप्लोमा। क्या मिल जाएगा, डिप्लोमा मिल जाएगा। वहीं अगर दोस्तों आप लोग 3 इयर्स कंप्लीट करते हो तो आपकी बैचलर डिग्री मानी जाती है। वहीं आपका 4 साल होता है तो आपको मल्टी बैचलर डिग्री मानी जाएगी 4 साल के अंदर। समझ में आ गया। तो ये बहुत अच्छा है भाई। इसमें तो ये होगा कि काफी लोगों ने आर्ट्स भी पढ़ लिया, कॉमर्स भी पढ़ लिया, कुछ भी आप लोग पढ़ सकते हो आराम से यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि जितना आप लोग पढ़ोगे ना, उतना आप लोग ग्रो होने की तरफ ध्यान दोगे। इस चीज का आपको ध्यान रखना है सभी को। अब दोस्तों जब हमारी नई एजुकेशन पॉलिसी आई तो काफी कुछ नई काउंसलिंग आई, काफी कुछ कमेटियां बनी, क्योंकि जब भी कोई नया अभियान, नया रूल लागू किया जाता है तो काफी कुछ नया नया बनता है। जैसे दोस्तों यहाँ पर बना HECI। एक बार प्लीज सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखना, हायर एजुकेशन काउंसिलिंग ऑफ इंडिया, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म क्या है, HECI, हायर एजुकेशन काउंसिलिंग ऑफ इंडिया। प्लीज सभी लोग एक बार फुल फॉर्म लिखिए। वो भी बताऊंगा, सब बताऊंगा, टेंशन मत लो गाइस, आप लोग ना थोड़ा सब्र रखो। पहले सभी लोग फुल फॉर्म लिखिए, हायर एजुकेशन काउंसिलिंग ऑफ इंडिया, HECI। इसके बाद आता है हायर नेशनल हायर एजुकेशन रिगार्डिंग काउंसलिंग। इसकी फुल फॉर्म क्या है, NHCRC, ठीक है। तो ये सब फुल फॉर्म लिखनी है। जैसे अभी एक फुल फॉर्म HEGC, हायर एजुकेशन ग्रेड काउंसलिंग, हायर एजुकेशन ग्रेड काउंसलिंग, ये सब फुल फॉर्म आपको होनी चाहिए भाई। एग्जाम में फुल फॉर्म पूछी जाती है, ये आपको भी पता है, ठीक है। इसके बाद आता है जनरल एजुकेशन काउंसलिंग, GEC, ठीक है। नेशनल हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन लाइक फ्रेमवर्क, तो ये क्या है, NCL हो गया।
तो ऐसी फुल फॉर्म आपको दोस्तों पता होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। अब बात करते हैं इसके अंदर मेन क्या था दोस्तों, इस पॉलिसी के अंदर इनका था कि जो 100% है वो 2030 तक हो जाना चाहिए, जो पूरे इंडिया में 2030 तक इसको अप्रूवल होना चाहिए। ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर इनका बनाने का था एक अभियान। इनका ये था कि ये पॉलिसी इंडिया को ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर बना सकता है। अब सबसे पहले कहाँ पॉलिसी लागू हुई, कहाँ पर, उस बारे में हम लोग बात करेंगे। उससे पहले आप लोग एक बार प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखो दोस्तों, सबसे पहले इसको लागू किया जाता है अगस्त 2021 के अंदर। कहां पर? कर्नाटक में। कहां पर स्थापित किया जाता है, कहां पर लागू किया जाता है? कर्नाटक में। अब कब लागू किया जाता है? 2021 में, अगस्त 2021 में कर्नाटक जो स्टेट है, जो राज्य है, ये इसको लागू करता है, फर्स्ट स्टेट बन जाता है। भाई जो पहला राज्य था वो कौन सा था? कर्नाटक था, जिन्होंने नई एजुकेशन पॉलिसी को लागू किया अपने राज्य के अंदर। उसके बाद 26 अगस्त जो 2021 के अंदर मध्य प्रदेश भी इसको लागू करता है। तो पहला हो गया कर्नाटक, दूसरा हो गया आपका मध्य प्रदेश। तो कर्नाटक कब करता है? अगस्त के अंदर, और वहीं एमपी करता है 26 अगस्त के अंदर। समझ में आ गया? इसके बाद दोस्तों यूपी के जो सीएम है योगी नाथ जी, वो भी इस पॉलिसी को लागू करते हैं 2022 के अंदर। वो भी इसको मान्य करते हैं 2022 के अंदर। वहीं असम हो, हिमाचल प्रदेश हो, वो भी इसको लागू करते हैं। तो जिन्हें किसी ने पूछा था तो पहला स्टेट कौन सा है? कर्नाटक है। ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है? समझ में आ गया सभी को? अब बात करते कुछ संस्थाओं के बारे में, जैसे यूनिवर्सिटी ग्रैंड कमीशन। दोस्तों इसकी शुरुआत होती है 1956 में, और ये सेक्शन 22 यूजीसी एड के थ्रू ये बनता है। जो आपका यूजीसी है उसकी फुल फॉर्म क्या है? सभी लोग फुल फॉर्म और ईयर लिखो प्लीज। यूनिवर्सिटी ग्रैंड कमीशन 1956 में इसकी शुरुआत होती है, ठीक है? ये एक ऐसे दोस्तों, हमारे इंडिया की जितनी भी एजुकेशन डिपार्टमेंट है वो सब किसके अंदर में आता है? यूजीसी के अंदर आता है, ठीक है? इस चीज का याद रखना, कॉलेज हो, गवर्नमेंट नौकरी हो, कुछ भी एजुकेशन आता है ना, वो आपका यूजीसी के अंदर आएगा। वो किसके अंदर आएगा? यूजीसी के अंदर आएगा, ठीक है? समझ में आ गया? इसके बाद हम लोग बात करते हैं AICTE। AICTE की फुल फॉर्म क्या है? ऑल इंडिया काउंसिलिंग ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। हमारी जो दोस्तों टेक्निकल एजुकेशन है वो कब स्थापित हुई थी? 1945 के अंदर। ऑल इंडियन काउंसिलिंग ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, इसकी शुरुआत कब होती है? 1945 के अंदर। इसकी शुरुआत कब होती है दोस्तों? 1945 में इसकी शुरुआत होती है। समझ में आ गया यहां तक भैया? बता दो कमेंट करके एक बार, सभी लोग कमेंट करेंगे प्लीज। ठीक है, यस। इसके बाद दोस्तों ICHR। ICHR का मतलब क्या है? इंडियन काउंसिलिंग ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च। जो हिस्टोरिकल चीजें होती है भैया वो कौन करता है? ICHR 1972 में इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है? कब हुई थी? 1972 में शुरुआत हुई थी दोस्तों। 6 फरवरी से काफी कुछ नया होने वाला है। पहला तो भैया आपको होमवर्क दिया जाएगा DI और पैसेज का। दूसरा आपकी जो क्यूज है वो आपके लिए आसान हो जाएगी, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर की। तीसरा दोस्तों आपकी 12 बजे नाइट को सुल्तान क्लास होगी, और जो चीजें चल रही हो तो चलेगी। अब ये जो सर्विसेज है दोस्तों, ये आएगी आपकी क्रैश कोर्स के अंदर। एक कोर्स बनाया जिसमें आएगी क्रैश कोर्स, जिसके अंदर आपको होमवर्क दिया जाएगा, होमवर्क सोल्व करना पड़ेगा। क्योंकि DI और पैसेज जो है ना दोस्तों, उसको पढ़ के काम नहीं चलेगा, उनको हमको सोल्व करना पड़ेगा। सोल्व करके वो चीजें आएगी आपको। सेकंड पेपर की भी क्यूज स्टार्ट हो जाएगी, और 12 बजे नाइट में आपकी सुल्तान क्लास होगी, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होगी। मतलब वो टॉपिक होंगे जो एग्जाम में
कंफर्म 100% आएंगे ही आएंगे। ठीक है, तो ये सब कुछ होगा क्रैश कोर्स में। तो आप लोग ही 5 तारीख से क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर लेना गाइस, काफी इंपॉर्टेंट होगा ये आपके लिए। और जून एग्जाम के लिए बड़ी खबर ये है कि आपका सेकंड पेपर की भी अब क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी, लाइव क्लासेस सेकंड पेपर की, जिसमें करीब 10 सब्जेक्ट ऐड किए जाएंगे। जैसे आपका इंग्लिश हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, ऐसी 10 सब्जेक्ट होगी और ये जून एग्जाम के लिए लागू की जाएगी आप लोगों की डिमांड के ऊपर। ठीक है, सुल्तान क्लास में दोस्तों जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके जो एग्जाम के लिए होते हैं वो सारे कवर किए जाएंगे उसके अंदर। चलिए, इसके बाद हम लोग बात करते हैं आईसीपीआर। ये कब आया था? 1977 के अंदर। आईसीपीआर कब आया था? 1977 के अंदर। यस, 10 सब्जेक्ट होगी, 10 सब्जेक्ट। ठीक है, हिंदी सब होगा। देखते हैं वो 10 सब्जेक्ट कौन कौन से होंगे, पर काफी लोगों का बेनिफिट हो जाएगा क्योंकि फिर आपको भैया एक कम दाम में एक अच्छा कोर्स मिल जाएगा सेकंड पेपर का। क्योंकि काफी लोग मुझे कह रहे थे कि क्योंकि हमारे पास सेकंड पेपर के ज्यादा कोर्सेज नहीं है, तो कह रहे थे कि सर हमने कहीं से परचेस किया है, 19,500 का कोर्स लिया है किसी ने। मैंने बोला 19,500, वो भी मात्र 6 महीने का। भाई साहब, हमारा यहाँ 6 महीने का सेकंड पेपर का कोर्स के रेट जानते हैं आप लोग? 1200 रुपये। मैंने बोला जे हो सिया राम, मतलब भाई ऐसा क्या था 20,000 में। सुल्तान नाम क्यों रखा? देखो यार, सुल्तान इसलिए मैंने रखा है बेच का नाम दोस्तों कि सुल्तान जो है ना, सुल्तान जो राजा था भाई, वो एक पॉइंट टाइम के अंदर, अगर उसको एक लिमिट टाइम दिया जाता था भाई कि भैया अब आक्रमण हो गया, अब तो जीतना है, तो एक लिमिट टाइम में कैसे सक्सेस करनी है वो सुल्तान ही जान सकता है। अगर आपने सुल्तान मूवी देखी होगी तो सुल्तान एक हारा हुआ खिलाड़ी था पर वो जीत जाता है। अरे सुल्तान कर दे चढ़ाई, ठीक है, तो वो वाला है ये सारा सीन। चलिए, इसके बाद दोस्तों हमारा आता है आईसीएसएसआर। आईसीएसएसआर, इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च। अगला क्या है? ठीक है, अगला क्या है दोस्तों? क्या है? इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च 1969 का। ये कब आता है? 1969 में आता है। जो भी सोशल साइंस की जितनी भी रिसर्च होती है उसमें ये आता है। यस, अगला है दोस्तों आपका बोर्ड सीबीएसई। सभी लोगों ने नाम भी सुना होगा, सेंटर बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। सेंटर बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ये कब आता है भैया? इसकी शुरुआत होती है 2 जुलाई 1929 सीबीएसई। ठीक है, एक बार सभी लोग प्लीज फुल फॉर्म लिखिए। टेंशन मत लो, इतना हम लोग हाई नहीं जाएंगे सेकंड पेपर में, जैसे 10,000 5,000 कुछ भी नहीं जाएगा। आपको पता है कॉस्ट ज्यादा मैं रखते नहीं। हाँ भाई, ये क्लासेस रोजाना होती है। ठीक है, चलिए अगला है दोस्तों आपका CSIR, काउंसलिंग ऑफ साइंस एंड इंस्टीट्यूट रिसर्च। ठीक है दोस्तों, ये कब होता है? इसकी शुरुआत कब होती है? 26 सितंबर 1942। CSIR ये भी एक नेट एग्जाम होता है, आपको पता होगा साइंस वालों के लिए अलग से। ठीक है, ये सारी फुल फॉर्म बहुत जरूरी है, एग्जाम में काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। इसके बाद सीबीएसई की हम लोगों ने पढ़ ली। इसके बाद दोस्तों आता है NCTE, नेशनल काउंसिलिंग ऑफ टीचर एजुकेशन। क्या भैया? ये तो फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए क्योंकि आप लोग भी टीचर हो। नेशनल काउंसिलिंग फॉर टीचर एजुकेशन 1995, 1995। ठीक है, समझ में आ गया? इसके बाद दोस्तों अगली आपकी ACHE, स्टेट काउंसिलिंग ऑफ हायर एजुकेशन फाउंड 1986। समझ में आ गया? 1986। तो ये सारी चीजें हैं। अब मैं कुछ पॉइंट आपको यहां पर लिखा रहा हूं, याद रख लेना। इंडिया में 3 पॉलिसी आई है, 1968, 1986 और 2020 में।
इन दोनों में जो फॉर्मूला चला वो चला 10 + 2 + 3 का, और इसके अंदर जो फॉर्मूला चला भैया वो चला 5 + 3 + 3 4 का। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। हाँ भाई नेट की क्लास ही है यार। दूसरा जो पॉइंट है वो दोस्तों ये है कि 1968 के अंदर डॉक्टर राधा कृष्ण जी ने भी एक ज्ञान दिया, एडवाइस दी 1948 के अंदर, ठीक है, कि हमें कुछ ऐसी कमेटी बनानी चाहिए जो पूरे एजुकेशन को कवर करे, जिसको हम लोग बोलते हैं यूजीसी, ठीक है। और राधा कृष्ण जो कमीशन आया दोस्तों वो कब आया, 1940 जो राधा कृष्ण कमीशन कब आया 1948 के अंदर, और जो मुरारी कमीशन कब आया 1952, मतलब 4 साल के बाद। समझ में आ गया, समझ में आ गया गाइस। इसके बाद फर्स्ट पॉलिसी 1968, सेकंड पॉलिसी 1986, मॉडिफाई पॉलिसी 1992, और वहीं नई एजुकेशन पॉलिसी 2020। तो ये सन आपको याद रखने ही रखने हैं, ये आपको याद रखना ही रखना है भाई, कुछ भी हो जाए। समझ में आ गया ना गाइस। ये चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी भाई, किसी भी हालत में आपको ये चीजें याद होनी चाहिए। फर्स्ट पेपर देखो, क्रैश कोर्स जो है आपका वो 6 तारीख से आएगा, ठीक है। अब इसके अंदर एक और चीज आपको ये याद रखनी की, जो आपका कोठारी कमीशन आया था दोस्तों, ये एक पॉलिसी नहीं था। आप लोग इसको पॉलिसी बोलते, पॉलिसी नहीं थी, एक बस कमीशन बनाया गया था, एक कमेटी बनाई गई थी। उस कमेटी को इसलिए बनाया गया कि भाई आप एक ऐसी पॉलिसी बनाओ जो हमारे एजुकेशन को चेंज करे, ठीक है। जैसे आप लोग कहीं शादी में गए होंगे तो एक कमेटी बनाई जाती है, हलवाई सबकी कमेटी होती है कि भैया शादी को हमको संपूर्ण करना है, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पर भी कमेटी बनाई गई थी। समझ में आ गया। तो ये सब आपको याद रखना है भाई। देखो सेकंड पेपर का जो न्यू बैचेस होगा वो तो अभी हम जून एग्जाम के लिए होगा, मार्च में होगा, अभी के लिए कुछ भी नहीं है, फरवरी के लिए अभी तो सेम चलेगा। अभी तो बस आपका क्रैश कोर्स स्टार्ट होगा 6 तारीख से, इसका आपको ध्यान रखना है। और 6 तारीख से आपका सेकंड पेपर की भी क्यूज स्टार्ट हो जाएगी गाइस, ठीक है। समझ में आ गया यहाँ तक। तो ये सब चीजें आपकी ध्यान में होनी चाहिए। मैं आपको भी कुछ और पॉइंट आपको यहाँ पर समझाऊंगा, सो कैरी ऑन। अभी 4-5 पॉइंट और है जो आपके लिए समझना काफी जरूरी है, क्योंकि देखो हर चीज है ना हम लोग याद नहीं कर सकते, बट अगर वो चीज हमारे सामने आ जाए ना तो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हाँ भाई ये चीज हम लोगों ने पढ़ी हुई है, ठीक है। ये हमारे लिए काफी जरूरी हो जाता है। जैसे हम लोग बात करें नेशनल और ये करिकुलम फ्रेमवर्क कब आया था, वो आया था 2005 के अंदर। नेशनल करिकुलम जो फ्रेमवर्क है ना दोस्तों वो कब आया था, 2005 के अंदर ही आता है, ठीक है। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन ये कब आता है, ये 2009 के अंदर आता है। तो ऐसी काफी कुछ है आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। ऐसी चीजें आपको काफी बार देखने को मिल जाती है। अब अगर मैं बात करूं कि भैया श्री, एक मिनट, ठीक है। अगर मैं, ये क्या हो रहा है यार, अब देखो सॉरी आई थिंक कुछ हो गया था। अब जो हमारा श्री केल माल था वो आया था 1954 के अंदर, दुर्गाबाई देशमुख 1958 के अंदर, ठीक है। संपूर्ण आनंद कमेटी 1961 के अंदर, कोठारी 1964 के अंदर, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको याद रखनी है, ये आपको याद रखनी पड़ेगी गाइस, ठीक है। क्योंकि देखो एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है ना,
एग्जाम वाला ये तो आपको बोलेगा नहीं कि यार ये चीजें हम लोगों ने नहीं करवाई थी तो ये नहीं आएगा, तो ऐसी चीजें नहीं होती है। ठीक है, समझ में आ गया? यस। अब आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि बताओ राजीव गांधी यूनिवर्सिटी कहां पर है? बताओ राजीव गांधी यूनिवर्सिटी कहां पर है भैया? कौन आंसर देगा इसका? राजीव गांधी यूनिवर्सिटी कहां पर है? ये है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश के अंदर। ये कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश के अंदर। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, जामिया यूनिवर्सिटी ये कहां पर है? जामिया, एक तो बताओ जामिया, जेएनयू, इग्नू, दिल्ली, साउथ एशिया, ये कहां पर है? ये सारी है दोस्तों दिल्ली के अंदर। ये सारी यूनिवर्सिटी कहां पर है? दिल्ली के अंदर। ठीक है, याद होना चाहिए। अब बताओ मुझे ये वाला आंसर कि महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी कहां पर है? महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी कहां पर है? आंसर दीजिए। आंसर दीजिए, महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी कहां पर है? बिहार में। कहां पर है? बिहार के अंदर है। अब बताओ, बनारस का तो आप लोग बता दोगे, उसमें तो कोई इतनी बड़ी बात तो ये नहीं कि आपको पता ही है कि बनारस की बात कर रहा हूं तो बनारस में ठीक है, तो वो तो एक अनलॉजिक चीज हो जाएगी। तो ये सब चीजें हैं, देखो माइंड को जितना डाइवर्ट करोगे ना उतना फायदे में रहोगे। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही पूरा हो गया है। तो ये दो चीजें हम लोगों ने कवर कर ली है। अब कल हम लोग क्लास करेंगे जहां पर हम लोग एजुकेशन के बारे में आगे और बात करेंगे। कुछ ऐसी कमेडी थी जिसको हम लोग कवर नहीं किया, अब उसको अलग से हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, जैसे फूड हो गई, डिच हो गई, ये सब हम लोग कवर करेंगे। क्यों, जब 6 तारीख से ज्वाइन करना, जब भी पूरा प्रॉपर मिल पाएगा। और जिनको क्लासेस नहीं मिलती वो प्ले लिस्ट में जाके क्लासेस देख सकते हैं। अगर किसी को क्लासेस नहीं मिलती ना तो प्ले लिस्ट में जाके क्लासेस देख सकते हैं, जहां पर आपको सारी क्लासेस प्रॉपर वाइज में देखने को मिल जाएगी। और जिनको भी क्लासेस ज्वाइन करना है या कुछ भी इंफॉर्मेशन लेनी तो आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं या आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आपका जो क्रेश कोर्स है भैया उसकी जो प्री बुकिंग है वो 5 तारीख से स्टार्ट होगी मात्र 249 में, और जो क्रेश कोर्स हो 6 तारीख से आपका स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है गाइस, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अच्छे से पढ़ो, अब ज़्यादा दिन नहीं रहे, मात्र अब 21 दिन आपके एग्जाम के हैं। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ना है और जो भी डाउट जो भी क्वेरी है वो आपका सोल्व हो जाएगा, व्हाट्सअप कर देना। और पीडीएफ पेड वालों का भी व्हाट्सअप पे आ जाएगी, सो यू डोंट वेरी। हाँ बिल्कुल काजल, अगली बार इंग्लिश में भी लाएंगे। तो ऐसे देखो चीजों, इन छोटी छोटी चीजों पे ज्यादा ध्यान नहीं देना, आपको मेन चीजों पे ध्यान देना, फोकस अपने स्टडी पे आपको रखना है, क्योंकि वही मेन इंपॉर्टेंट हो जाता है आप लोगों के लिए। सुपर डुपर क्लास, चलो वेरी गुड, क्या बात है। चलिए तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे, टेक केयर। और भैया 6 तारीख के लिए तैयार हो जाओ, मजा आएगा क्रेश कोर्स में। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।